नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो स्पेशली गेहूं की खेती के ऊपर, क्योंकि साथियों 90% किसान साथी ऐसे हैं जिन्हें आज भी ये नहीं पता है कि जो हम अपने खेत पर खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एनपीके हुआ और जो भी खादों को डाल रहे हैं उनको उनमें ये नहीं पता है कि आपको कौन सा खाद किस समय पर देना है, साथ में उनकी मात्रा कितनी कितनी लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनपीके के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो अपने खेत पर डालना बहुत आवश्यक है, जैसे कि जिंक हुआ, सल्फर हुआ और उसके अलावा और भी जो पोषक तत्व हैं इनकी आपको कितनी कितनी मात्रा लेनी है, साथ में उसको कौन से खाद के साथ मिला के अपने खेत पर डालना है। क्योंकि अगर उनका कॉम्बिनेशन भी आपने गलत कर दिया तो भी आपके लिए समस्या हो सकती है। आपका जो खाद आप दे रहे हो वो पूरी तरीके से फसल को नहीं लगेगा। तो साथियों आपके आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि खाद कौन सा देना है, साथ में कितना देना है, साथ में आपको पोषक तत्व कितने लेने हैं, कितनी मात्रा में लेना है और उनको कब कब और किस खाद के साथ मिला कर देना है। तो साथियों वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज की इस एक शानदार वीडियो की। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो साथियों मैंने जैसे आपको शुरुआत में बता दिया है कि अपन आज सिर्फ बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले, उपयोग किए जाने वाले फर्टिलाइजर के बारे में कि आपको उसमें खाद कौन से देने हैं। तो साथियों सबसे पहले नंबर पर अपन बात करते हैं फास्फोरस, जो कि आप डीएपी के माध्यम से अपने खेत पर देते हो। तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फास्फोरस अपनी फसल के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि साथियों जैसे आप गेहूं बोते हो उसका अंकुरण होता है, उसके बाद से जब तक उसकी वानस्पतिक विकास होता है तब तक सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें फास्फोरस का ही होता है। और फास्फोरस आप डीएपी के माध्यम से अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों कि साथियों जैसे ही आपके गेहूं का अंकुरण होता है तो उसकी जड़ें फैलना, साथ में जो उसका स्टेम होता है वो उसका मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका स्टेम मजबूत हो जाता है, गेहूं की फसल का अगर पूरी तरीके से स्टेम मजबूत हो जाता है तो आपको जब उसमें बालियां बनेगी तब ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और साथ में ही अगर बालियां बनते समय आपने पानी दे भी दिया है, सिंचाई कर दी है, तो फिर वो आपके गेहूं थोड़ी बहुत हवा में झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, जिससे कि आपको उत्पादन में किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा, साथ में आपकी बालियां भी खराब नहीं होगी और उसके शुरुआत में ही वेजिटेटिव स्टेज में वो एक मजबूत पौधा बनकर तैयार होने वाला है। अब बात करें साथियों कि आपको डीएपी कितनी मात्रा में और कब देना है, तो साथियों मेरे हिसाब से आपको प्रति एकड़ पर 1 बोरी डीएपी का इस्तेमाल करना आवश्यक है। तो आपने को ये जो आप डीएपी है ये गेहूं की फसल में अपने को बेसल डोज में ही इस्तेमाल कर लेनी है, पूरा का पूरा बोने से पूर्व, या फिर आप जब बो रहे हो प्रति एकड़ पर गेहूं आप जो बो रहे हो उसके साथ में। इसमें डाई अमोनियम फास्फेट होता है। ये इसका काम करने का तरीका साथियों ऐसा होता है कि जब आज अगर आप इसको दे रहे हो तो ये 15 दिन बाद अपने पौधों को लगना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको ये सबसे पहली बात की शुरुआत में ही देना है। इसके साथ में आपको अन्य खाद में लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। साथियों अगली बात अपन करें पोटास की, तो पिछले कई दिनों से मैंने देखा है कि जैसे ही सरकार ने पोटास के भाव बढ़ाए हैं, बहुत सारे किसान साथियों ने पोटास की तरफ से मुंह मोड़ लिया है और वो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं पोटास पर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है गेहूं की फसल में पोटास, क्योंकि साथियों अगर जब तक आप पोटास नहीं दोगे तब तक आपकी गेहूं की फसल में आपको वैसा उत्पादन नहीं मिलेगा। क्योंकि पोटास का काम यही होता है कि जो भी आपके खेत पर फर्टिलाइजर दिए हुए हैं आपने, या फिर और भी जो नीचे जमीन में पहले से बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, इसी के जरिए वो नीचे से टॉप तक जाता है। कुल मिला के बात यह है कि एक प्रकार से ये परिवहन का कार्य करता है जो अन्य पोषक तत्व है उनका। तो ये आपकी फसल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अपने खेत पर प्रति एकड़ पर 50 किलो पोटास देना ही है। तो साथियों अपने को ये देना कब है, अब बात करें इसकी, तो शुरुआत में जब आप बेसल डोज दे रहे हो तब आपको इसमें 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में डाल देनी है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि आपको कब देना है, तो इसके बाद अपने को देना है जब आप के खेत पर बालियां बन रही हो, उस टाइम पर आपने को जो 15 से 20 किलो बचा हुआ है वो दे देना है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हो, जैसे 05234, 0050 या फोलियर स्प्रे भी ऊपर से इसका आसानी से कर सकते हो, जिसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। साथियों इसके बाद अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है इसमें यूरिया का, नाइट्रोजन। तो साथियों नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको पहले एक अलग से वीडियो बनाया है कि आपको नाइट्रोजन कितनी देनी है और कब कब देनी है। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि आपको प्रति एकड़ पर यूरिया की मात्रा 100 से 120 किलो लेनी है, जिसमें आपका नाइट्रोजन हो जाएगा 50 से 60 केजी। साथियों
तो अपने को देनी कब है? सबसे इम्पोर्टेंट, आपको करीब 20 से लगाकर 30 किलो बेसल डोज में डाल देनी है। इसके बाद फिर आपको देनी है 2 अलग अलग मात्रा में, पहले पानी में और दूसरे पानी में। तो अब इसमें अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो मैंने आपको बताया था कि जिंक सल्फेट और सल्फर, इसमें आपको तो यूरिया के साथ में आपको कौन सा खाद मिला के देना है ये अपन आगे बात करेंगे, लेकिन आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि यूरिया आपको कितना देना है और कौन से समय देना है। तो आपको 20 से 30 kg यूरिया बेसल डोज में डाल देना है। उसके बाद में जो आपका 70 से 80 किलो जो यूरिया बचा हुआ है, तो 40 किलो के हिसाब से आप उसको पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई में दे सकते हो। अब बात करें साथियों इसके बाद में कि अपने को इसमें और ऐसे कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं, मैं यहाँ तक मानता हूँ कि 90% किसान ऐसे हैं जिनको सिर्फ अभी तक यही पता है कि सिर्फ अपने को इसमें ये 3 चीजें ही डालनी है, जबकि बहुत तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ वो डीएपी और यूरिया से ही अपना काम चला लेते हैं। लेकिन साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो जितना आपके खेत में एनपीके की आवश्यकता है या फिर उनकी जरूरत है, उतनी ही जरूरत आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी इसमें पड़ती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आपके खेत पर इतने खाद सब कुछ डालने के बाद भी आपके गेहूं पीले पड़ने लग जाते हैं या फिर वो सूखने लग जाते हैं। तो इसमें आप समझिए कि ये इसमें आपको जिंक की ही कमी है और सल्फर की कमी है। तो अपने को जिंक कितना देना है? तो साथियों जिंक अपने को देना कब है इसकी बात करें तो साथियों अपन बात करें जिंक की, तो जिंक साथियों अगर आप बेसल डोज में डालना चाह रहे हो तो फिर आपको ऑक्साइड फार्म में डालना पड़ेगा। ऑक्साइड फार्म में बहुत सारी चेलेटेड जिंक आ जाते हैं, तो आप इसकी 250 ग्राम से 500 ग्राम मात्रा आसानी से अपने खेत पर डाल सकते हो। अगर आप इसको दानेदार फॉर्म में देना चाहते हो तो फिर आपको ये देना है पहले पानी से लगाकर तीसरे पानी के बीच में। तो इसमें आपको कितना देना है? अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट ले रहे हो तो फिर आपको प्रति एकड़ पर 10 किलो देना है। लेकिन अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट ले रहे हो तो फिर आपको ये 7 किलो से लगाकर 8 किलो प्रति एकड़ पर आपको यूरिया के साथ मिलाकर देना है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें साथियों सल्फर की, तो सल्फर साथियों 2 प्रकार का होता है, एक दानेदार और एक पाउडरी फॉर्म। तो अगर आप बेसल डोज में डालना चाह रहे हो तो फिर आपको दानेदार लेना है, और अगर आप अपने सिंचाई दूसरी या तीसरी सिंचाई के माध्यम से देना चाह रहे हो तो फिर आपको उसमें पाउडरी फॉर्म में लेना है। तो बेसल में दे रहे हो तो फिर आपको ये प्रति एकड़ पर 8 से 10 किलो लेना है, और अगर आप पाउडर फॉर्म में दे रहे हो तब भी आपको ये प्रति एकड़ पर 8 से 10 किलो अपने खेत पर डालना ही है। और इस तरीके से आप शुरुआत से लगाकर आखिरी तक अपने खेत पर एक खाद का एक अच्छा सा आइडियल शेड्यूल बना सकते हो, जिससे कि आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने अन्य दोस्तों को भी वीडियो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।